उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की 5वीं किस्त। ज़फ़र कब से इसका नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था, तो मजबूरन इसे फ़रीद को कॉल करनी पड़ी। सलाम साहिब। वालेकुम सलाम फ़रीद। तुम शाह के साथ हो ना? मेरी बात कराओ इससे, इसका अपना नंबर ऑफ आ रहा है। इसके पूछने पर फ़रीद ने इसे सारी तफसील बताई तो ज़फ़र को अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। वो घर में किसी को भी इन्फॉर्म किए बगैर शाह पैलेस आ गया। फ़रीद, शाह कहाँ है? ज़फ़र दौड़ता हुआ अंदर आया तो फ़रीद इसे टीवी लॉन्च में ही परेशान खड़ा नजर आया। सलाम साहब। साहब, वो शाह साहब। क्या हुआ शाह को? है कहाँ वो? ज़फ़र शाह को रूम में ना पाकर दौड़ता हुआ इसके पास आते बोला। फ़रीद इसके लहजे में वाज़ेह बेचैनी महसूस कर सकता था। साहब वो, क्या वो बको भी। ज़फ़र एकदम गुस्से से गुराया तो फ़रीद फ़ौरन डर के बोला, वो साहब ऊपर। व्हाट? ज़फ़र इसकी बात अनसुनी करता तेजी से दो दो सीढ़ियां फलांगता सेकंड फ्लोर पे आते एक रूम के सामने जा रुका। इसने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा लॉक्ड मिला। शाह, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। दरवाज़ा खोलो शाह। शाह, प्लीज़ ओपन द डोर। लिसन शाह, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो आई स्वेयर मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। काफ़ी देर नॉक करने पर भी दरवाज़ा न खुला तो ज़फ़र को धमकी देनी पड़ी। शाह। क्लिक। इससे पहले कि ज़फ़र कोई सख्त कार्रवाई करता, दरवाज़ा खोल दिया गया। सिकंदर शाह दरवाज़ा खोलने के बाद चलता हुआ अपनी मखसूस चेयर पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा ली। ज़फ़र अंदर आया तो कमरे में शराब और सिगरेट की बेतहाशा बू ने इसे खांसने पर मजबूर कर दिया। ज़फ़र हाथ से धुआं उड़ाता इसके पास आया और एकदम गुस्से से इसके मुंह की तरफ ले जाता सिगरेट छीन कर सामने पड़ी एशट्रे में मसल दिया, जो पहले ही सिगरेट की राख से भरी पड़ी थी। ये शाह पैलेस का वो खुफिया रूम था जहां हर किस्म की बेशकीमती शराब पाई जाती थी। यहाँ शराब की बोतलों और जदीद स्टाइल के सोफ़ा और दो चेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं था। अक्सर बेशतर शाह जब भी अंदर तक टूट जाता तो इसकी पनाहगाह यही रूम होता, जहां बैठ के वो अपने जख्मों और दुखों को छुपाने की कोशिश में ये जहर अपने अंदर उड़ेलता रहता। बाहर से खूबसूरत दिखने वाला ये कमरा अपने अंदर मौत का समा रखता था। शाह, क्यों ऐसा किया? जफर ने इसके सामने चेयर पर बैठते हुए पूछा। इसका इशारा मीटिंग की तरफ था। शाह, छोड़ो इसे। क्यों खुद के दुश्मन बने बैठे हो? सिकंदर इसका सवाल नजरअंदाज करता अपने सामने पड़ी शराब की बोतल उठाने लगा जब जफर ने इससे छीन कर जमीन पर दे मारी। तुमने एक स्टूपिड सी लड़की की वजह से अपना इतना बड़ा लॉस कर दिया। क्यों शाह, क्यों? उफ शाह, ये कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारा ख्वाब था, फिर क्यों? तुमने इस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिन रात मेहनत की थी और नतीजा क्या निकला? वो हमजा एंड सन्स वाले कॉन्ट्रैक्ट ले उड़े, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जज्बातियत की वजह से। जफर बेचैनी से कमरे में चक्कर काटता गुस्से से बोलता शाह के सामने जा रुका, जिसकी आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। वो मुठियां भींचे सब्र की इंतहा पर था। इसके अंदर ठाठे मारता समुंदर किसी भी लम्हे सब कुछ बहा ले जाने के दरपे था। शाह, जफर की पुकार में वाज़ेह दुख था। डोंट वरी जफर, जिसकी वजह से ये लॉस हुआ वो पाई पाई का हिसाब चुकाएगी। सिकंदर शाह ने स्पार्ट लहजे में कहा। क्या मतलब शाह? तुम, वो लड़की, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? जफर ने इसकी बात पे चौंकते हुए पूछा तो शाह के चेहरे पे मुस्कुराहट नुमाया हुई। वही लड़की? जफर। वो दोनों रेस्टोरेंट में डिनर से फारिग हुए कि मानी का फोन बजा। शाह चलो। मानी कॉल बंद करते ही बोला, कहाँ? शाह मोबाइल पे लगा बिजी अंदाज में बोला, वहीं जहां मैंने कहा था, परियों के देश, जहां तुम्हारी पसंद की एक से एक बढ़कर खूबसूरत परी है। इसके इतने खूबसूरत तारीफ पे शाह ने मोबाइल बंद करके पॉकेट में डाला और आंख मारते उठते हुए बोला, चलो, आज तुम्हारे परियों के देश में एक शहजादा अपनी एंट्री मार ही देता है। इसने फर्जी कॉलर झटकते हुए बेनियाजी से कहा तो मानी भी कमिंदगी से हंसता इसके साथ चल दिया। बातों बातों में ही मानी ने गाड़ी का रुख अपनी मंजिल की तरफ मोड़ा तो शाह ने इन तंग गलियों में गाड़ी ले जाते मानी को घूर कर पूछा, ये मानी, यहाँ कहाँ परियां रहती हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उफ, इतनी बुरी तंग गलियां हैं ये। चलो गाड़ी वापस लो, मुझे नहीं जाना। इन्हीं तंग गलियों में तो परियों का बसेरा है। एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है यहाँ। चलो, आज अगर तुम्हें मजा ना आए तो आइंदा कभी लेके नहीं आऊंगा, ओके?
मानी ने इसे कायल करते हुए कहा तो वो बेजार सा सीट से टेक लगाए बाहर का नज़ारा करने लगा। तो एकदम से इसकी आंखें चौंधिया गईं। इसने मानी की तरफ मुंह मोड़ा तो इसके चेहरे पे बेतहाशा मुस्कुराहट के साथ साथ इसके लहजे से भी खुशी छलक रही थी। यार मानी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम यहाँ आ रहे हैं? उफ, इट्स अमेजिंग यार। शाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन दोनों के बेहंगम कहकहे गाड़ी में पूरी आबोताब से गूंज रहे थे। इन दोनों का रुख शहर की मशहूर हीरा मंडी की तरफ था, जहां दिन सो के और रातें जाग के गुजारी जाती थी। जहां रात को हर नाम निहाद इज्जतदार और शरीफ बंदा अपनी हवस मिटाने आता, यहाँ की रोशनियां कई मासूमों की जिंदगियों में अंधेरा भर जाती। शायद गुनाह में वाकई इतनी लज्जत होती है कि जो एक बार इस लज्जत में पड़ जाए, इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। ज़ैनबी, आप अपनी सेहत के बारे में बहुत लापरवाह हो गई हैं। आज अगर मंजूर चाचा की बीवी मुझे इत्ला ना करती तो? आपको अंदाज़ा भी है डॉक्टर्स ने क्या कहा कि एक दिन भी आपका मेडिसिन छोड़ना आपके लिए कितना नुकसान का बायस बन जाएगा। इतना ज़्यादा बीपी हाई था आपका, और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो? उफ। लेकिन नहीं, आपको मेरी क्या परवाह। मैं आपका लगता ही क्या हूँ? एहसन बेटा, एहसन जो गुस्सा और दुख की मिलीजुली कैफियत में बोले जा रहा था कि ज़ैनब बी ने इसके मुंह पर अपना कमज़ोर हाथ रख दिया। एहसन बेटा, ऐसे नहीं। आप ही तो मेरे बेटे हो। मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि आपके अपने अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। तो ज़ैनब बी ने धीजे लहजे में बोलते एहसन की तरफ देखा, जो स्टीयरिंग पर हाथ रखे नज़रें सामने रोड पर जमाए इनसे खफा खफा लग रहा था। आपके वजूद से ही तो मुझे अपने इससे पहले कि ज़ैनब भी अपनी बात पूरी करती, वो अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। एहसन ने बात अधूरी छोड़ने पर चौंक के इनकी तरफ देखा तो ज़ैनब भी परेशानी से अपनी हथेलियां मसल रही थी। ज़ैनब भी, आपको मुझसे किसकी खुशबू आती है? एहसन ने पूछा तो वो सटपटा गई। किसकी आनी? आप ही मेरे बेटे हो, तो आप ही की आएगी ना? ज़ैनब भी अपने माथे पे चमकती बूंदों को हाथ से साफ करती बोली तो एहसन ने एक खामोश नज़र इन पे डाली, तो वो फौरन शीशे से बाहर देखने लगी, जैसे इनकी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। ज़ैनब भी, काफ़ी देर छाई खामोशी को एहसन ने तोड़ा तो ज़ैनब भी ने सिर्फ पर ही इक्तफा किया। ज़ैनब भी, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? एहसन, आपके अब्बू कैसे हैं अब? इन्हें क्या बीमारी है? काफ़ी देर बाद ज़ैनब ने जब जवाब देने की बजाय एहसन से सवाल पूछा तो वो समझ गया कि ज़ैनब भी हर बार की तरह आज भी अपनी फैमिली के बारे में बताना पसंद नहीं करेंगी। बाबा की तबीयत अक्सर अपसेट रहती है, तो हमने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है। अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। एहसन ने जानबूझ के डिप्रेशन वाली बात गोल कर दी। एहसन गाड़ी नुक्कड़ पे खड़ी करता ज़ैनब बी को कंधों से थामते घर के अंदर इनके हुजरे में ले आते इनके पलंग पे लिटाया और कंबल इन पर दुरुस्त करते हिदायत करने लगा। ज़ैनब बी, ये मेडिसिन आपने रेगुलर लेनी है। मैं आज ही कोई मेड भिजवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ और किसी मेड की ज़रूरत नहीं। बस ज़ैनबी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, इसने इन्हें टोकते हुए कहा तो पलंग पे लेटी ज़ैनब भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। वो इनका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखता था। दिल के किसी कोने में दर्द की एक लहर सी उठी तो वो निगाह चुराते आंख से निकलने वाला आंसू अपने अंदर ही पीते आंखें मूंदे लेट गई। एहसन फ़ोन पे अपने दोस्त जैन को किसी मेड का बंदोबस्त का कहता फ़ोन बंद किए वापस मुड़ा तो ज़ैनब भी शायद सो चुकी थी। वो चलता हुआ इन तक आया, इनकी पेशानी पे अपने लब रखे और कंबल दुरुस्त करता बाहर निकल गया। एहसन के जाने का यकीन होते ही ज़ैनब बी की आंखों का बेताब पानी छलक पड़ा तो रोते रोते इनकी हिचकी बन गई। रात जफर के जाने के बाद न जाने कब तक खुद से लड़ते लड़ते नींद की देवी इस पर मेहरबान हुई कि मोबाइल की घंटी पे वो ज़रा सा कसमसाया और इग्नोर करता फिर आंखें मूंद गया। लेकिन जब कॉल करने वाला भी खासा मुस्तकिल मिजाज साबित हुआ तो मजबूरन सिकंदर शाह ने आंखों को मसलता कोहनी पे जोर डाले साइड टेबल से मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पे चमकता मुस्तफ़ा कॉलिंग ही इसका मूड ऑफ करने के लिए काफ़ी था। वो यस का बटन पुश करते बैक ग्राउंड से टेक लगाए बेजार कुन लहजे में बोला, हेलो। हेलो के बच्चे, कहाँ मरे हुए थे? अपने बेड पे। तो मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? ज़रूरी नहीं समझा। सो रहा हूँ। अच्छा, कुछ कहना है तो बको, नहीं तो बाय। मुस्तफ़ा के जल कर पूछने पे वो रिलैक्स सा बोला तो मुस्तफ़ा को जैसे आग ने छू लिया और वो एकदम गुस्से से बोला,
क्या मतलब? मैं कोई फारिग नहीं हूँ जो मुफ्त में तुम बददिमाग कॉल करके अपना टाइम वेस्ट करूँ। हज़ारों काम है मेरे। लेकिन खैर, तुम्हारा अपना ही काम था, और अगर तुम्हें ज़रूरत महसूस हुई तो ऑफिस आ जाना। बाय। अरे अरे अरे, लिसन यार, प्लीज़। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कॉल बंद करता, शाह फौरन बोला। हाँ बको। मुस्तफ़ा ने भी इसी लहजे में कहते हिसाब बराबर किया तो शाह मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई शहजादे, बड़े बदतमीज़ हो गए हो। जाहिर है तुझ बदतमीज़ का कुछ असर तो होगा ना हम पे। दोनों का मुश्तरका कहकहा पड़ा। क्या बना मेरे काम का? काफ़ी देर बातों के बाद शाह ने मतलब का सवाल किया तो मुस्तफ़ा ने भी रसान से जवाब देते हुए कहा, हो गया तुम्हारा काम। मैंने ज़मान अहमद की सारी इन्फॉर्मेशन, सारा बायोडाटा, इसकी सारी फैमिली की पिक्स तुझे सेंड कर दी हैं। थैंक्स यार मुस्तफ़ा, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। बिग थैंक्स। शट अप यार, बहुत पहले ही हो जाता तुम्हारा काम। मैं बिज़ी था सो। अच्छा, तुम चेक कर लो फिर बताना आगे क्या करना है। लेकिन लेकिन क्या? मुस्तफ़ा के लेकिन पे शाह ने फौरन पूछा। लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़ात किसी के लिए नुकसान। शाह ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही काट दी। अभी तो मज़ा आएगा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बता दूंगा आगे क्या करना है। ओके, मैं जल्द ही रब्ता करता हूँ। बाय। बाय। शाह फ़ोन रखते ही वॉशरूम चला गया। अच्छा सा बात लेने के बाद वो खासा फ्रेश सा सोफे पे अपने सामने लैपटॉप खोले बैठ गया। अबरू यूनिवर्सिटी आई तो अहद और सना इसका इंतज़ार करते नजर आए। वो इनके पास पहुंची तो सना ने बेचैनी से आगे बढ़ते फौरन पूछा, अभी? यार अंकल ने डांटा तो नहीं था? नहीं यार, क्यों? आबी ने इसे हैरानगी से देखते हुए पूछा तो अहद बोला, वो यार सना का मतलब है कि तुमने इन्हें कल वाली लड़ाई का बताया तो। क्या बके जा रहे हो तुम लोग? वो बात कोई बताने वाली थी? हद है, आम सी बात थी। अब हर बात बंदा घर वालों को बताता रहे? तुम दोनों भी ना। वो नॉर्मली इनको बताती घास पे बैठी तो सना भी इसके साथ बैठते हुए डर के बोली। इसे अभी तक इस बंदे को सोच के झुझुरी सी महसूस हो रही थी। लेकिन यार, वो आम बात नहीं थी। तुमने देखा नहीं था इस बंदे के साथ कितने गार्ड्स थे? ओ शट अप यार सना, पता नहीं तुम्हारे इस दिमाग में क्या क्या फतूर भरा हुआ है। वो नाउज़बिल्ला कोई खुदा तो नहीं है, आम सा बंदा ही है ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि चंद पैसे होने से अपने साथ 5-7 कुत्ते लिए फिरता है। और आबी बात अधूरी छोड़ती बुक्स और बैग उठाए खड़ी हुई तो सना ने भी इसकी पैरवी करते हुए पूछा, और? आबी अहद की तरफ देखते मुस्कुराते अपना फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोली, और शेर हमेशा अकेला ही जंगल का बादशाह होता है। इसकी बात पर तीनों का बुलंद कहकहा पड़ा तो पास गुजरते स्टूडेंट्स इन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे और वो तीनों हंसते हुए क्लास की तरफ चल दिए। इसने अपनी पर्सनल आईडी खोली तो जमान अहमद रिलेटेड पूरी फाइल इसके सामने मौजूद थी। इसने फाइल ओपन की तो हर चीज़ इसकी आंखों के सामने आ गई। इसने नज़रें लैपटॉप पे जमा लीं। जमान अहमद गारमेंट फैक्ट्री में अकाउंटेंट, सैलरी 20,000, वाइफ सैयदा बानो, घरेलू खातून, दो बेटियां, अबरू जमान स्टूडेंट ऑफ एमए, एज 21 साल, आई एम द ओनली लॉयनस, हया जमान डूइंग ग्रेजुएशन, एज 19 साल, प्रेटी डॉल, बेटा फहद जमान मैट्रिक स्टूडेंट, एज 16, क्रिकेटर। इसके साथ ही मुकम्मल होम एड्रेस था। सिकंदर बुरी तरह फाइल में बिजी था कि डोर नॉक हुआ। आ जाओ। फरीद इजाज़त मिलते ही अंदर आया तो सलाम करता मुअद्दब सा सिकंदर शाह के सामने खड़ा इसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगा। इसके हाथ में एक लिफाफा था। हाँ फरीद बोलो। काफ़ी देर बाद सिकंदर बोला तो फरीद ने वो लिफाफा आगे बढ़ा दिया। सर ये इस लड़की का बायोडाटा। ओह वेरी नाइस फरीद, गुड जॉब। सिकंदर ने लिफाफा पकड़ते पास पड़े अपने वॉलेट से चंद हज़ार हज़ार के नोट निकाल के इसकी तरफ बढ़ा दिए। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? चलो शाबाश पकड़ो। मजबूरन फरीद को वो पैसे लेने पड़े। बैठो। सिकंदर शाह इसे बैठने का इशारा करता लिफाफा खोलने लगा तो फरीद सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। सिकंदर शाह ने लिफाफा खोला तो बहुत सी तस्वीरें और पूरा फैमिली डेटा इसमें मौजूद था। इसने तस्वीरें एक तरफ रख दी। वो जैसे जैसे तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ता जा रहा था इसकी आंखें फैलती जा रही थीं। इसने कागज़ एक तरफ फेंका और तस्वीर उठा ली। 3 तस्वीर देखने के बाद चौथी और फिर 5वीं तस्वीर में मौजूद चेहरा, इसके सर पर ब्लू स्कार्फ, नीली गहरी चमकती आंखें और गुलाबी होंठ जो मुस्कुराने से ज़रा खुले हुए थे,
मुस्तफ़ा और फरीद दोनों की इन्फॉर्मेशन एक जैसी थी। इसने ज़मान अहमद और अबरू ज़मान की तस्वीरें अपनी बेतहाशा सुर्ख होती आंखों के सामने की। ये दो चेहरे वो कैसे भूल सकता था? कभी भी नहीं। इसने गुस्से से दोनों तस्वीर मरोड़े दूर फेंकी और पांव तले कुचलते कमरे में टहलने लगा। और इस वक्त इसकी बेचैनी, गुस्सा और नफरत का अंदाज़ा करना मुश्किल था। फरीद, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? वो फरीद के पास आके एकदम जोर से बोला। तो फरीद फौरन डर के पीछे होते हकला कर बोला, जी सर, ऐसा ही होगा, जाओ। वो घर में दाखिल हुई तो छोटे से बैठक-नुमा ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर आते ही सबको मुश्तरका सलाम किया, जिसका जवाब सभी ने दिया। वो आमना आंटी के गले लगते इनके साथ सोफे पर बैठ गई। कैसी है मेरी बेटी? आमना बेगम ने प्यार से पूछा। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। इसने जवाब देते हुए सामने देखा तो तैमूर बगौर इसे देख रहा था। इसके देखने पर वो फौरन नजरें चुरा गया। अभी बेटा आप जाओ, फ्रेश होके आओ, फिर खाना खा के अपनी आंटी और तैमूर के साथ शादी का ड्रेस लेने जाना। ये कब से आपका वेट कर रहे हैं। जी अम्मी। अम्मी की बात पे इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो उठ गई। अभी तैमूर बेटा, आप दोनों ड्रेस पसंद करो, जब तक मैं एक दो चीज़ें लेके आती हूँ। जी अम्मी। आमना बेगम के जाते ही तैमूर आबरू की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो सिंपल ब्लैक ड्रेस और वाइट स्कार्फ पहने अपनी निगाहें सामने लहंगों पे टिकाए बहुत ही हसीन लग रही थी। तैमूर को वो अपने दिल के बहुत पास महसूस हुई। तैमूर, ये लहंगा कैसा है? वो जो अपने ही ख्यालों में गुम था, आबी के बुलाने पर चौंक कर इसके पसंद करदा लहंगे की तरफ देखा, जिसका कलर डार्क मैरून था और इस पे बहुत खूबसूरत मोतियों का यूनिक सा काम किया गया था। बिलाशुबा वो लहंगा बहुत प्यारा था। बहुत प्यारा है, इसने कहा। है ना? मुझे भी ये अच्छा लगा है। ओके सर, आप इसे पैक कर दें। चलो आओ आइसक्रीम खाते हैं। वो दोनों ड्रेस पैक करवा कर निकले तो तैमूर इसे लिए माल ही में मौजूद शॉप पे ले आया। अबरू, आप खुश हैं ना? वो आइसक्रीम बाउल में चम्मच हिला रही थी कि तैमूर के सवाल पे चौंक के देखा, जो आंखों में ख्वाबों और खुशियों का एक जहां लिए इसे ही देख रहा था। जी, अम्मी और बाबा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, वो फौरन बोली। तो तैमूर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तैमूर, आप मुझसे वादा करें कि आप कभी मेरे अम्मी बाबा को हर्ट नहीं करेंगे, हमेशा इन्हें रिस्पेक्ट और बड़े बेटे का सम्मान देंगे। मैं कुल कायनात की तरह हूँ अपने बाबा के लिए, और अब मेरे बाबा ने अगर आप पे भरोसा करके अपनी कुल कायनात आपको देने लगे हैं तो वादा करें आप इनका ये भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं भी आपका और आपके घर वालों का मान कभी नहीं तोड़ूंगी, वो एक तरंग से बोली। तो तैमूर फौरन बोला, मेरा वादा है कि मैं हमेशा इनका बेटा बन के रहूंगा और इन्हें वही इज्जत और एहतराम दूंगा जो मैं अपने अम्मी अबू को देता हूँ। थैंक यू तैमूर। इसके थैंक्स कहने पर तैमूर इसे देखते सोचने लगा कि वो कितना खुशनसीब है जो अबरू जमान जैसी लड़की इसका हमसफर बनने जा रही है। फरीद के निकलते ही सिकंदर शाह ने वो दोनों तस्वीरें उठाईं और अपनी सुर्ख होती आंखें इन पे गाड़े जोर से चीखा, जमान अहमद, बहुत जी लिया तुमने। अब तुम्हारी जिंदगी की दौर मेरे हाथ में है। पाई पाई का हिसाब चुकाओगे तुम बाप बेटी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, ऐसे कि तुम मौत की भीख मांगोगे लेकिन मौत नहीं आएगी। तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, मुंह छुपाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और अबरू जमान, बहुत अकड़ है ना तुम में, अपने बाप की परतौ हो। तुम्हारा मान, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी इज्जत दो कोड़ी की कर दूंगा। सिसक सिसक के जीने पर मजबूर न कर दिया तो मैं सिकंदर शाह नहीं। अपनी ही लगाई आग में अब तुम बाप बेटी जलोगे। तुम्हारे अंग अंग में इतनी नफरत उतार दूंगा अबू जमान। आज का दिन, सिर्फ और सिर्फ आज का दिन तुम बाप बेटी मना लो अपनी खुशियां, जी लो अपनी जिंदगी का आखिरी दिन, पुरसुकून दिन। सिकंदर शाह ने नफरत से इन तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसे इसके सामने तस्वीर नहीं, जिंदा जीता जागता वजूद हो। वो इस वक्त गुस्से और नफरत की इंतहा पर था। सितारा बेगम बहुत ही खूबसूरत शरारा और इस पे बहुत ही तंग चोली पहने, दुपट्टे से बेनियाज, मुंह पे मेकअप की गहरी तह जमाए, पाँव में घुंघरू डाले, बड़े से हाल नुमा कमरे में तकियों से टेक लगाए बैठी, अपने सामने रखी इंतहाई कीमती पानदानी से पान निकाल कर मुंह में डालते बबली को हुक्म दिया, ए बबली जा, दिलावेज और चंद लड़कियों को अच्छा सा तैयार होने का कह दे। बबली, जो पाँव में घुंघरू डाले रात के फंक्शन के लिए रिहर्सल कर रही थी, फौरन मैडम के कदमों के पास बैठे बोली, मैडम,
कोई बहुत तगड़ी असामी आ रही है क्या, जो दिलावेज बीबी को भी तैयार होने का हुक्म दे रही हैं आप? हाँ, आज शाहजी आ रहे हैं। बहुत बड़ी पार्टी है, इनकी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज अगर कोई भी शाहजी को पसंद आ गई तो समझो हमारी लॉटरी निकल आई, हीरो में तोल देंगे हमें। मैं शाहजी को ऐसे नहीं जाने देना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि दिलावेज भी आए, क्योंकि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं होगा जो मेरी दिल को देखे और चारों शाने चित ना हो जाए। हाँ मैडम, ये तो है। दिल बेबी की एक एक अदा पे सैकड़ों इनके कदमों में ढेर हो जाते हैं। ऊपर से सूरत, उफ। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सच के ये शाहकार आपकी गोद में दिया। बबली भी दिल की दीवानी थी। हाँ, बबली तो ठीक कह रही है। दिल तो एक शाहकार है, वो चाहे तो सारी दुनिया इसके कदमों में हो। वो रातों रात हमें शोहरत की बुलंदियों पर ले जा सकती है, और हर कोई अपना दिल इस कोठे में ही छोड़ जाए। राज करेंगे हम, राज। सितारा मैडम के अंदाज में अपनी बेटी दिल आवाज के लिए नाज ही नाज था। लेकिन मैडम, दिल बीबी तो बहुत मूडी हैं, तभी तो हमारा धंधा नहीं फैल रहा। बबली ने अफसोस किया। हाँ, यही बात तो इस कम वक्त की बुरी है कि मूडी बहुत है, किसी को लिफ्ट नहीं करवाती। लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ, और आज इसे हर हाल में शाजी के सामने आना है। बेशक शहर की महंगी से महंगी ब्यूटिशियन लाओ और दिल को तैयार करवाओ, आज शाजी बच के ना जाए। सितारा मैडम कमीनगी से बोली। मैडम, आपके इरादे तो बहुत बड़े और खतरनाक हैं, बबली ने पुचकारा। हाँ बबली, जा भी, और सबको जल्दी तैयार होने का कह। कुछ देर तक शाजी आ रहे हैं, बबली हुक्म की तामील करते फौरन सीढ़ियां चढ़ गई। दिल बेड पे उल्टा लेटी, दोनों कोहनियां पल्लू पे टिकाए, कान में हेडफोन लगाए, टांगे ऊपर उठाए झूल रही थी कि बबली ने अंदर आते ही बेड के पास खड़े होकर से पुकारा। दिल बेबी। हूँ। दिल ने एक कान से हेडफोन निकालते से देखा। दिल बेबी, मैडम का हुक्म है कि आपको रेडी करवाया जाए, ब्यूटिशियन आ गई है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है बबली, जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? दिल मोबाइल बेड पे फेंकती सीधे होके बैठती, एकदम गुस्से से बोली, तो बबली ने डर कर पीछे होते वजाहत दी। बीबी जी, ये मेरा नहीं, सितारा मैडम का। गेट आउट बबली। दिल ने इसकी बात काटते चीखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, तो सितारा मैडम को दरवाजे पे खड़ा देखकर मुंह फेर गई। तुम जाओ बबली, मैडम ने अंदर आते ही बबली से कहा, तो वो 9-2-11 हो गई। सितारा चलती हुई बेड पे दिल के पास बैठते इसके हाथ को गोद में रखे प्यार से बोली। दिल, उठो, तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे किसी के सामने नहीं जाना, किसी के लिए तैयार नहीं होना। दिल इनके हाथ झटकती ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सेट करने लगी। दिल, आखिरी बार, अगर शादी तुम्हें पसंद ना आए तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी। सितारा ने दिल के कंधे पे हाथ रखे इस बेचारगी से कहा कि दिल को मानना ही पड़ा। ओके मॉम, बट लास्ट टाइम, आइंदा आपने ये कहा अपने पास ही रखना या किसी और लड़की को पेश करना। दिल इनका हाथ उठाती ड्रेस लिए वॉशरूम में घुस गई, तो कमरे में खड़ी सितारा के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट खुल गई। इसे ये धंधा चलाते 25 बरस हो गए थे। इसे लड़कियों को मजबूर करने का हर दाव पेच आता था, फिर चाहे इसकी अपनी बेटी दिल ही क्यों ना हो। इसका मकसद हर अमीर शख्स और सेठों से सिर्फ पैसा बटोरना था, जो वो हर रोज एक नई लड़की पेश करके बहुत होशियारी से बटोरती थी। और अब इसके हाथ शाजी लगे थे दौलत जिसकी आशिक थी, और इसी दौलत को हथियाने के लिए सितारा का दिल को तैयार करना जरूरी था। अबरू को होश आया और इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, तो इसे ये जगह अजनबी महसूस हुई। ये मैं यहाँ, इसने थूक निगलते सोचा, तो इसे याद आया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद अपने पॉइंट की तरफ जा रही थी कि एक कार बिल्कुल इसके पास आकर रुकी, और इससे पहले कि वो कुछ अंदाज़ा लगा पाती, 3 नकाबपोश कार से निकलते इसके सामने आए, तो एक ने सफ़ेद रुमाल इसके नाक पे रख दिया। फिर इसे कुछ याद न रहा। और अब, उफ मेरे खुदाया, इसका मतलब मैं किडनैप हो गई? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर? इससे आगे सोचने की इसमें हिम्मत ना थी। वो फौरन उठती दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलो, कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अबरू ज़ोर ज़ोर से रोती दरवाज़ा बजाती आवाज़ें देती रही, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई ना आया तो रोते रोते वहीं दरवाजे के सामने नीचे बैठी चली गई। इसने आंसू भरी निगाह कमरे में दौड़ाई। इसमें कोई खिड़की नहीं थी। बहुत ऊपर छत के साथ एक छोटा सा रोशनदान था। कमरे में एक कुर्सी, छोटी सी दपाई और दीवार पर लगे जीरो पावर बल्ब के अलावा एक और दरवाज़ा भी था। वो भागती हुई इस दरवाजे तक आई तो वो एक बहुत छोटा सा वॉशरूम था।
इसने हाथ पे बंधी घड़ी पे निगाह की तो शाम के 7 बज रहे थे। इसका मतलब मैं 5 घंटे से यहाँ? नहीं, मेरे बाबा अम्मी, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मेरे बाबा। वो एक बार फिर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो, खुदारा दरवाज़ा खोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या कसूर है मेरा? प्लीज़ खोलो, कोई है? मुझे बाबा के पास जाना है, मेरे बाबा मर जाएंगे। वो आंसू बहाती ऊंचा ऊंचा चीखती रही, यहाँ तक कि इसका हाथ दुखने लगा। लेकिन सवाए इन दीवारों के इसकी सदा सुनने वाला कोई नहीं था। वो शिकस्त खुर्दा सी जमीन पर बैठती चली गई। बाबा। इसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। मे आई कम इन सर? सिकंदर शाह ऑफिस में बैठा बुरी तरह फाइल्स में बिजी था जब फरीद के इजाज़त मांगने पर उसकी तरफ आया। बैठो फरीद, क्या न्यूज़ है? सर काम हो गया, 5 घंटे से वो आपकी बताई जगह पर मौजूद हैं। फरीद ने इसके सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए वजाहत दी। गुड फरीद। और जमान अहमद के घर वालों को क्या रिएक्शन? सर आई थिंक अभी तक वो लाइलम है कि इनकी बेटी गायब हो चुकी है। व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिकंदर शाह ने मेज पर पड़ी फाइल्स को हाथ मारकर नीचे गिराते गुस्से से पूछा। सर जमान अहमद तो फैक्ट्री के बाद अपने किसी दोस्त के घर पाया गया, जबकि घर वाले भी बिल्कुल शांत हैं, जिसका मतलब है इन्हें पता है कि अब्दुल जमान ने कहीं जाना था, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि इनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। फरीद ने डरते डरते सारी फाइल्स टेबल पर रखते हुए वजाहत दी। ओके सर। इस लड़की को जब से होश आया है दरवाज़ा पीटते शोर मचा रही है। तो मचाने दो। मे आई कम इन सर? यस सफ़ीर, आ जाओ। सफ़ीर अंदर आते ही एक फ़ाइल इसके सामने मेज़ पर रखते हुए बोला। सर ये हमजा एंड सन्स की कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइल हमारे किसी ख़ास आदमी ने निकलवा के दी है। ओह वेरी स्मार्ट सफ़ीर, गुड जॉब, एक्सेलेंट। सिकंदर शाह वो फाइल लेते खुशी और जोश से बोला। ओके, जाओ तुम लोग। सिकंदर शाह इन्हें जाने का इशारा करता फाइल स्टडी करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा जैसे ही खुला जमान अहमद सलाम करते अंदर आ गए तो सैयदा बानो जवाब देती बाहर देखे बोली, अबरू कहाँ है? क्या मतलब? जमान अहमद फौरन तक से उठते इन तक आए तो वो एकदम परेशानी से बोली, अबरू तो आपके पास गई थी यूनिवर्सिटी से आपके बाद। क्या बके जा रही हो? अबरू मेरे पास नहीं आई, और मुझे तो 5 बजे रशीद अपने घर चाय पे ले गया था, और अबरू क्या अभी तक नहीं आई? जमान अहमद ने गुस्से और बेचैनी से सहन में टहलते हुए पूछा। नहीं जमान, वो नहीं आई, पता करो प्लीज़ मेरी अभी कहाँ है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जमान। वो इनके हाथ पकड़ते रोते हुए बोली तो जमान अहमद भी परेशान होते हुए बोले, तुम परेशान ना हो, मैं अहद और सना से पूछता हूँ, इन्हीं के साथ कहीं चली गई होगी। जमान अहमद ने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। हेलो अहद बेटा, अबरू तुम लोगों के साथ है? अहद के फ़ोन उठाते ही वो एकदम बोले, तो दूसरी तरफ अहद ने भी परेशानी से बताया, नहीं अंकल, अबरू तो घर चली गई थी। पहले इसका प्लान आपके पास आने का था, लेकिन फिर इसका इरादा मुलतवी हो गया कि वो घर जाएगी। और अंकल मैं और सना तो विद फैमिली लाहौर भी आ गए। हमने अबरू को आने का बताया था। क्या हुआ अंकल? वो अभी तक नहीं आई क्या? कहाँ जा सकती है? हमारे अलावा तो उसका कोई दोस्त भी नहीं है। अहद का जवाब जमान अहमद के पैरों तले से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी था। वो बमुश्किल खुद को घसीटते तख्त तक लाए और बोले, नहीं। इन्हें अपनी आवाज़ खाई से महसूस हुई और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अबरू। मोबाइल इनके हाथ से छूटकर ज़मीन के दर्शन करने लगा। जमान। सैयदा बानो चीखती हुई इन तक आईं जो ज़मीन पे गिर चुके थे। जमान, आंखें खोलें, जमान। बाबा। हया और फहद जो टीवी देखने में मसरूफ़ थे चीखने की आवाज़ पे भागते हुए बाबा तक आए। बाबा प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलें, उठें बाबा। बाबा। अम्मी क्या हुआ बाबा को? अपी कहाँ है? हया ने बाबा को झंझोड़ते अम्मी से पूछा जो बेतहाशा रो रही थीं, और रोते रोते सारी बात हया को बता दी तो गोया वो पत्थर की हो गई। लेकिन इसे अपने आप को संभालना था अम्मी बाबा के लिए। फहद, अम्मी, बाबा को उठाने में मदद करें। वो तीनों मिलकर बाबा को कमरे तक लाए। बाबा। फहद, पानी लाओ जल्दी। फहद पानी लाया तो हया ने इनके मुंह पर छींटे मारते इन्हें पुकारा, बाबा। बाबा। जबकि फहद अम्मी को संभाले हुए था जो निढाल सी कुर्सी पर बैठी थी। अबरू। जमान अहमद को होश आया तो फौरन उठ बैठे। बाबा आप ठीक हैं?
हया इनके हाथ पकड़ते बोली तो इनके आंसू गिर रहे थे। अबरू, हया, अबरू, मेरी अबरू कहाँ गई? अल्फाज टूट टूट कर इनकी जुबान से अदा हो रहे थे तो हया भी इनके गले लगकर बुरी तरह रो दी। बाबा, अपी आ जाएंगी, आ जाएंगी। इन्हें पता है आप इनके बगैर नहीं रह सकते। बाबा, हया ने अपने आंसू साफ करते इन्हें तसल्ली दी। मेरी अबरू को ले आओ, अबरू आ जाओ, हम मर जाएंगे। अम्मी रोते रोते चीखने लगीं तो हया और फहद को इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। जी शाह जी, बताएं, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? सितारा मैडम अपने सामने वाले सोफे पर बैठी शाहजी से बोली तो मानी बोल उठा। सितारा, तुम्हें बताया था ना कि मेरे दोस्त की चॉइस कैसी है। अगर तुम्हारी आइटम मेरे यार के लेवल की हुई तो ठीक, वरना। बड़े भोले हो जनाब, हम क्या आपको ऐसा वैसा पीस दिखाएंगे? सितारा आंख मारते कमीनगी से हंसी तो मानी ने भी इसका साथ दिया। शाह के चेहरे पे भी मुस्कुराहट खिल गई। आइए शाह जी, आपकी मंजिल कुछ ही दूर है, सितारा उठते हुए बोली तो शाह अपना कोट सेट करता खड़ा हो गया। हाँ हाँ शाह, जाओ। और सितारा, हम गरीबों की खिदमत के लिए भी कोई मलका भेज दो, हमारे शाह के पास बहुत पैसा है। मानी ने हाँक लगाई तो सितारा ऐसे आंख मारती सीढ़ियां चढ़ गई। एक कमरे के पास खड़े होते बोली, लीजिए शाह जी, आ गई आपकी मंजिल, आपकी प्यास बुझाने का जरिया, आपके बेबस जज्बों का सामान, दिलावेज। लेकिन पैसा हमारी पसंद का शाह जी, सितारा इसके कोट से फर्जी धूल उड़ाती बोली तो शाह ने एक आईब्रो उठाते जोश से कहा, ऑफ कोर्स। और वो मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर चला गया। टक टक टक, अबरू घुटनों में सर दिए रो रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे हाथों की पुश से आंसू साफ करते बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। एक नकाबपोश शख्स अंदर आया तो अबरू को दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। इसने खड़े होते लरजती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? देखो, आगे मत आना। वो इसे हाथ से रोकती पीछे होती चली गई। वो एक एक कदम आगे बढ़ाता बिल्कुल इसके सामने कुर्सी पे बैठ गया। इस शख्स को खामोश बैठा देख के अबरू का गुस्सा एकदम ऊंध आया। वो क्यों है यहाँ? इसका क्या कसूर? इसके अम्मी बाबा कितना परेशान हो गए इसके लिए। और वो बदतमीज क्यों खामोश? कौन हो तुम? और क्यों लाए हो मुझे तुम यहाँ? तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अम्मी बाबा कितना परेशान होंगे? देखो, तुम जो भी हो, मुझे कोई गर्ज नहीं। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, क्या पता तुम किसी और को। खैर, जो भी है, मुझे जाना है। काफी देर तक सामने बैठे शख्स के कुछ ना बोलने पर वो एकदम गुस्से से चिल्लाती दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ये क्या, इसके बहुत जोर लगाने पे भी दरवाजा न खुला। इसने देखा तो दरवाजे पे कोई लाक, कोई चरखनी वगैरह नहीं थी, तो एकदम खौफ से इसकी आंखें फैल गईं। लॉक्ड है। इसने इस शख्स की तरफ देखा जो अब कुर्सी का रुख इसकी तरफ किए रिलैक्स सा बैठा, इसे ही देखकर बोला। वो अंदर से पूरी तरह खौफजदा होती बज़ाहिर बहादुर बनी बोली, तो खोलो, मुझे क्या घूर रहे हो? प्लीज दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। क्या कसूर है मेरा? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मेरे अम्मी बाबा परेशान होंगे, मैं घर न पहुंची तो वो मर जाएंगे। तो मर जाएं। वो इसके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि एकदम आवाज़ पे इसने मुंह पे हाथ रखे इस शख्स को देखा जो बिल्कुल इसके सामने खड़ा नॉर्मल अंदाज में बोलता इसकी दिल की दुनिया को आग लगाता गया। तो मर जाएं अब्दुल जमान। वो जो सुन सी खड़ी थी अपने नाम पे चौंकते इसकी तरफ देखा तो इस शख्स को देखते इसकी चीख बुलंद हुई। इसका नकाब हट चुका था और इसके सामने वही होटल वाला शख्स था। तुम? हाँ, मैं। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो इसकी बात काटता मुस्कुराते हुए बोला। तो अब्रू जमान एकदम इश्तियाल में आती इसका गिरबान पकड़ते जोर से चीखी,